हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था रिलेशन के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, इसके बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। तो आज हम लोग सबसे पहले तो रिकॉल करते हैं कि हम लोग ने पिछले क्लास में क्या क्या किया था। तो रिकॉल, तो सबसे पहले हम लोग ने रिलेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन। उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन में गए थे। टाइप ऑफ रिलेशन में पहला आइडेंटिटी रिलेशन, फिर सिमेट्रिक रिलेशन और फिर तीसरा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तीनों रिलेशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले एक एग्जांपल, सबसे पहले डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन जो पिछले क्लास में रह गया था वो देख लेते हैं। देखिए, डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन इजी है। ए इज एनी सेट, कोई भी सेट ए है, ठीक है, और आर बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। लास्ट क्लास में किए थे, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन। तो कैसे होता है रिलेशन में? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर डोमेन of R is set of first coordinate of ordered pair A, B in R। ठीक है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा A, B ऑर्डर्ड पेयर का A फर्स्ट कोऑर्डिनेट, उसको हम लोग डोमेन में R डोमेन में रखते हैं। ठीक है, और रेंज ऑफ आर क्या होगा? सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट, जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी इन आर। जो ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी आर में है, रिलेशन के सेट के अंदर है, उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जाम्पल, कोई एक सेट है 1 2 3 4 5, एक रिलेशन है ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। बोल रहा है कि एक रिलेशन बनाइए जिसमें ए प्लस बी जो हो क्या हो 5 हो। तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? इसमें ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आएगा? एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो एक आएगा 2 3, फिर पलट के 3 2, फिर 1 4, फिर 4 1, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो इस तरह ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा? डोमेन ऑफ आर होगा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपके रिलेशन के सेट का। तो 2 3 1 4, तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका डोमेन ऑफ आर। रेंज ऑफ आर क्या होगा? रेंज ऑफ आर में जो आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट है, सेकेंड कोऑर्डिनेट यहाँ पे करना है 3 2 4 1, तो कितना हो गया? 1 2 3 4। ठीक है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखिएगा, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो डोमेन ऑफ आर में जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होगा वो डोमेन ऑफ रेंज में जाएगा। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट रेंज में जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन के बारे में, टाइप ऑफ रिलेशन में किया था, आइडेंटिटी रिलेशन किया था, रिफ्लेक्सिव किया था, बहुत सारे एग्जांपल किए थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिमेट्रिक भी हम लोग ने देख लिया था। तो सिमेट्रिक पहले से फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सिमेट्रिक, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज रिलेशन on A whenever R is said to be symmetric relation if
whenever ordered pair a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि a comma b अगर ordered pair a comma b belongs to R है तो उसका पलट के b comma a ordered pair भी R में होना चाहिए। इसमें आपको सेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम इसमें रिलेशन में देखते हैं कि ऐसा ऑर्डर पेयर है कि नहीं, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक बोल देते हैं। तो इसका एग्जांपल एक, जैसे ए इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, आर इज ए सबसेट ऑफ n क्रॉस n। तो आर एक रिलेशन हम बना रहे हैं ए कोमा बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो इसमें कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा आप बताइए। इसमें ऑर्डर पेयर आएगा 1,2, क्योंकि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2,1, ठीक है। और कोई तो नहीं आएगा, रूट हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग का सेट कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। तो ये कैसा सेट ये हो गया 1 2 2 1। तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि 1 भी 1 2 है ऑर्डर पेयर, उसका पलट के लिखे तो 2 1 भी है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ये आइडेंटिटी रिलेशन तो है नहीं क्योंकि सेट में ए में 1 2 3 4 सब है मगर उसमें कोई तो आ नहीं रहा, और जब आइडेंटिटी रिलेशन ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं। तो देयरफॉर आर इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, और 1 1 2 2 3 3 ऑर्डर पेयर नहीं है, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं, ठीक है। अगला, अब देखिए अगर कोई सेट है A1 2 3, अगर हम एक रिलेशन ले एम्प्टी रिलेशन दैट इज सबसेट ऑफ R क्रॉस सबसेट ऑफ A क्रॉस A और एम्प्टी रिलेशन ही ले लें तो क्या वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या डेफिनेशन क्या करता है, डेफिनेशन करता है जब जब a कॉमा बी का ऑर्डर पेयर आएगा तब तक b कॉमा a उसमें होना चाहिए। तो यहां पे हम ले लिए रिलेशन एम्प्टी रिलेशन, पर एम्प्टी रिलेशन में तो वो कंडीशन आया ही नहीं व्हेनेवर वाला कि जब जब a कॉमा बी का ऑर्डर पेयर आएगा तब इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो इसमें वो आपका कंडीशन जो होता है वो फुलफिल ही नहीं हुआ, वो पेयर ही नहीं आया, तो भी r इज सिमेट्रिक क्योंकि ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, हमको तो पेयर ही नहीं मिला, ठीक है। व्हेनेवर a कोमा b इसमें तो पेयर नहीं मिला हमको, मगर वो एम्प्टी रिलेशन है इसीलिए ये सिमेट्रिक है। ये एक ही केस में होता है, ये एम्प्टी रिलेशन होना है, नॉन एम्प्टी सेट में ना आइडेंटिटी होता है ना और क्या नहीं होता, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता। नोट हियर, ये हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, आर इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, R is not reflexive relation, ठीक है। A is non-empty set, A is which implies A is non-empty set, ठीक है। पिछले क्लास में शायद क्रॉस कर दिए थे, अब एक बार देख लेना पिछले क्लास का लेक्चर, इसको इसलिए हम ट्रेस से लिखा दिए नोट। अब आगे चलते हैं, हम लोग आइडेंटिटी देख लिए, रिफ्लेक्सिव देख लिए, सिमेट्रिक देख लिए, सिमेट्रिक पिछले क्लास से, और इस क्लास में थोड़ा सा और एग्जांपल एक एग्जांपल और ऐड कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, तो डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी एनी सेट, कोई भी सेट हो आर बी सबसेट ऑफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव
रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, आर को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे इफ whenever a comma b belongs to R and b comma c belongs to R implies a comma c belongs to R। यानी इसमें कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर a कोमा b R में हो, b कोमा c R में हो, ये दोनों कंडीशन उसमें होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन इसमें है तो a कोमा c भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन, दैट इज whenever a is related to b and b is related to c implies a is related to c। ठीक है, फॉर ऑल a कोमा b कोमा c, फॉर ऑल a कोमा b कोमा c belongs to where लिखते हैं फॉर ऑल नहीं, where a b c belongs to, कहां से बिलोंग होना चाहिए, उस सेट से, उस सेट से। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ ये सर्च करेंगे कि a कोमा b ऑर्डर्ड पेयर है, b कोमा c ऑर्डर्ड पेयर है, तो a कोमा c भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में होना चाहिए। उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अगला जैसे एग्जांपल, पहले तो यहां हम पहले कंडीशन लिख देते हैं, whenever क्या है, whenever a कोमा b belongs to R, b कोमा c belongs to R implies a कोमा c belongs to R। ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव का कंडीशन, ये हो गया कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए एग्जांपल चलते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 एक सेट ले लिए, एक रिलेशन में आते हैं हम लोग 1 2 2 1, फिर दूसरा एक रिलेशन बनाते हैं गैप देके, ताकि उसमें कुछ लिखना पड़े हमको तो दिक्कत ना हो। R2 यहाँ लिखते हैं, R2 एक रिलेशन बनाते हैं 1 1 2 2 3 3, फिर R3 एक रिलेशन बनाते हैं 1 1, इसको ऐसे लिखते हैं 2 3 3 1 2 1। ठीक है, एक R4 बनाते हैं 2 3, ठीक है 2 3 और 1 1। अब इसमें सर्च करना है हमें कि कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, कंडीशन को फुलफिल कराना होगा। पहले तो कंडीशन यहां देख लेते हैं 1 2 2 1, ये बिलोंग कर रहा है आर में, सही बात। 2 2 मैच किया, जैसे वहां पे बी भी मैच कर रहा था, यहाँ 2 2 मैच किया, तो क्या 1 1 इस पे बिलोंग कर रहा है, हियर 1 1 doesn't belongs to R, this implies R1 is not transitive। ऐसे ही आपको चेक करना होगा। ठीक है, 1 1 आप देखे 1 2 है 2 1 है, तो 2 2 यहाँ मैच कर गया, जो कंडीशन था यहाँ बी भी मैच कर रहा था, उसके बाद 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, तो 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर तो यहाँ इस सेट में है ही नहीं, R1 में है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर इसी में हम R1 भी ऐड कर देते, एक नया रिलेशन बना देते, जैसे वहां R4 हुआ है, यहाँ R5 दे देते। ठीक है, 1 2 2 1, अब वो 1 1 दे दिए। अब चेक करना है कि ये है कि नहीं। ठीक है, तो 1 2 चेक कर रहे हैं हम लोग, 2 1 ये बिलोंग कर रहा है, तो इंप्लाइज 1 1 भी बिलोंग कर रहा है। चलिए मान लिए 1 1 भी बिलोंग कर रहा है। अगर इसको हम आगे रख दें, 2 1 को आगे रख दें और 1 2 को पीछे रख दें,
तो 1 1 मैच किया, तो 2 2 तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर से ये रिलेशन कौन सा हुआ, R5 इज नॉट ट्रांजिटिव। आपको हर तरफ से देखना होगा, कभी उसको आगे रख के कभी उसको पीछे रख के, तो ये भी आपका R5 जो हुआ वो क्या हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार बोल देता हूं, देखिए 1 2 एक रिलेशन था, 2 1 एक रिलेशन था, 1 1 सॉरी 1 2 एक ऑर्डर पेयर था, 2 1 ऑर्डर पेयर था, और एक 1 1 ऑर्डर पेयर था। अब मैंने क्या किया, 1 2 और 2 1 का एक ऑर्डर पेयर जो दिया हुआ था वो गिवन था, उसको रखा, तो यहां से देखा कि 1 1 होना चाहिए उसमें, 1 1 तो है, मगर इसको आगे रखा, 2 1 को आगे रखा, 1 2 को पीछे रखा, तो मैंने देखा कि 2 1 1 मैच कर गया, तो 2 2 भी होना चाहिए ऑर्डर पेयर उसमें, और वो 2 2 ऑर्डर पेयर नहीं है आर में, आर 5 में, आर 5 में, तो R5 ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। अगला R2 में देखते हैं, R2 में 1 1 2 2 3 3 है। ठीक है, हमारा डेफिनेशन करता है कि जब जब ये कंडीशन आए, ए बी बी सी का कंडीशन आए, तो यहाँ कंडीशन तो आया ही नहीं, 1 1 2 2 3 3 कंडीशन नहीं आया, मगर वेनेवर कैसे, जब जब आए, तो यहाँ आया ही नहीं, फिर भी R2 इज ट्रांजिटिव, R2 कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब अगला R3 में, R3 में 2 3 3 1, ये 3 3 मैच किया, तो क्या 2 1 है उसमें, हाँ 2 1 है उसमें, तो therefore R3 is ट्रांजिटिव, R3 भी ट्रांजिटिव हो गया। उसके बाद अगला 2 3 1 1, यहां भी आपका बी जो था, यहाँ पे ए कोमा बी बी कोमा सी, जो बी मैच करना था वो यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा, आप इसको आगे रखो या इसको पीछे रखो, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो वेनेवर वाला केस यहाँ पे आ नहीं रहा, बट तब भी क्योंकि डेफिनेशन में वेनेवर है, तो R4 इज ट्रांजिटिव, R4 इज ट्रांजिटिव। अगर कंडीशन आ रहा है हमारा, तो हम चेक करेंगे आगे फर्दर, पर हमको उस तरह का ऑर्डर पेयर मिल भी नहीं रहा है, तब भी वो डेफिनेशन को हमारा फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इतने सारे एग्जांपल में आपको पता चल गया होगा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, ऑर्डर पेयर जो होगा उसको रख के देखना, उसको आगे कभी रखना कभी पीछे रखना, उससे आपको पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब अगला आपका, जैसे अगर कोई एक सेट है, अब ये तो बता ही दोगे 1 2 3, और R एम्प्टी सेट ले ले, दैट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल और, जैसे 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2। ठीक है, एक एग्जांपल 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2, तो हमको ये चेक करना है ये क्या सब कुछ है, तो सबसे पहले तो 1 1 2 2 3 3 है, 1 2 3 का सेट है, सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो रिफ्लेक्सिव है क्या, पहले देखे हम सेट, हम रिफ्लेक्सिव में क्या जाने थे कि उसको सेट में देखना होता है, तो 1 1 का ऑर्डर पेयर है, 2 2 का ऑर्डर पेयर है, 3 3 का ऑर्डर पेयर है, तो R1 जो है इज रिफ्लेक्सिव, R1 इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या होता है, सिर्फ हम रिलेशन को देखते हैं कि रिलेशन कैसा बिहेव कर रहा है, तो 1 1 को पलटे 1 1 है, 2 2 को पलटे 2 2 है, 3 3 को पलटे 3 3 है, 2 1 को पलटे 1 2 है, तो देयरफॉर R1 इज सिमेट्रिक, R1 जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग ट्रांजिटिव का, तो ट्रांजिटिव के लिए पेयर बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 2 1 और 1 2 इसमें है बिलोंग्स टू R, तो 1 1 मैच किया, तो 2 2 क्या है इसमें, 2 2 है इसमें, दैट इज बिलोंग्स टू R। अब आगे रख दिए इसको 1 2 को, और 2 1 को पीछे रख दिए, तो 2 2 मैच कर गया, तो देयरफॉर 1 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये भी बिलोंग कर रहा है R में, देयरफॉर R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा सब क्वेश्चन में,
कि R1 ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कुछ इस तरह करते हैं। ए नेचुरल नंबर का सेट है, आर इज सबसेट ऑफ नेचुरल एन क्रॉस एन, और एक रिलेशन बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो आपका ये होगा एचसीएफ आपको पता है क्या होता है, उसका एचसीएफ जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। एक बार कोशिश कीजिए, चेक करना है आपको ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए। देखिए, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो एक काउंटर एग्जांपल देना होगा, अगर ट्रांजिटिव है तो बाय डेफिनेशन वही चीज को लिख देना है। ठीक है, उसको सजा के। तो देखिए 2 3 और 3 4, पहले तो 2 3 देखिए, 2 3 क्या इसमें बिलोंग करेगा आर में, एस एचसीएफ ऑफ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 4 9 का एचसीएफ 1 हो रहा है, यानी ये इस पे बिलोंग कर रहा है। और देखिए तो 3 और 4 क्या ये बिलोंग कर रहा है क्या आर में, एज एचसीएफ ऑफ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दैट इज एचसीएफ ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ 1 बिलोंग कर रहा है, यानी ये दोनों बिलोंग कर रहा है। हम लोग को 2 ऑर्डर पेयर चाहिए था, वो दोनों बिलोंग कर रहा है, और 3 3 मैच भी हो रहा है। तो 2 3 एंड 3 4 बिलोंग्स टू आर, तो 2 4 को भी बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि 3 3 यहाँ मैच कर गया, तो क्या मैच करना चाहिए, 2 4 का ऑर्डर पेयर भी क्या होना चाहिए, उस ट्रांजिटिव में होना चाहिए, तो उस रिलेशन में होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज 2 4 डजंट बिलोंग्स टू आर। देखिए तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, एज एचसीएफ ऑफ 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 4 16, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 4, दैट डजंट बिलोंग्स टू, सो 4 आ गया, और हमको क्या चाहिए था 1, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो आपका होमवर्क रहेगा रिफ्लेक्सिव चेक करना और सिमेट्रिक चेक करना। सिमेट्रिक तो इजी है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अगर एचसीएफ आ रहा है तो उसको पलट के भी तो वही आएगा, तो ये तो सीधा सीधी है कि हमारा ये क्या है, आर सिमेट्रिक हो रहा है, आर क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब बच गया रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में सिंपल है, 2 2 का पेयर ले लीजिए, 2 एचसीएफ ऑफ 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा उस रिलेशन में, तो आपका 2 2 पेयर आया ही नहीं। जब 2 2 पेयर नहीं आया तो वो कौन सा होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे देते हैं, ए नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, आर कोई सेट है, सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन है, उसके बाद हम ऐसा करते हैं रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई। इस टाइप का हम क्वेश्चन पिछले क्लास में भी कराए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्सिव हो गया था, सिमेट्रिक नहीं हुआ था। आप पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं, या इसमें जाके आप जब लिख रहे हो तो वो दोनों चेक कर लो, इसमें काउंटर के साथ लिखना शुरू कर दो। और अगला अभी ट्रांजिटिव हम लोग देखेंगे। तो सॉल्यूशन, तो आर आपका, अच्छा एक्स डिवाइड्स वाई, पहले हमको क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो हम पहले ऐसे जाएंगे, पहले रिलेशन लिख लिए एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई,
तो x डिवाइड्स y का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। दैट इज x डिवाइड्स y, इसका ये सिंबल होता है, x डिवाइड y इज इक्वल टू x डिवाइड्स y, ये नोटेशन है इसका, ठीक है। तो x को y पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना। तो हम ट्रांजिटिव को शो करवाना है तो पहले तो हमको दो ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा, a कोमा b और b कोमा c। चलिए मान लेते हैं लेट a b c बिलोंग्स टू r n या a कोई भी, ठीक है। a और b और c क्या हो रहा, उस रिलेशन सेट में है a में, तो एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं a कोमा b एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r। ये दो कंडीशन तो लेना होगा ना ट्रांजिटिव के लिए, तो ये ले लिए। तो दिस इंप्लाइज a डिवाइड्स b एंड ये क्या बता रहा है, b डिवाइड्स c। उसके बाद अगर a डिवाइड्स b है एंड b डिवाइड्स c, तो देखिए तो a डिवाइड्स b का मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पे कोई एक नंबर होगा जो कि ये पूरा पूरी काट देगा इसको। मान लेते हैं यहाँ नंबर k, मान लेते हैं यहाँ पे k, तो क्या लिखेंगे इसको, डिवीजन एल्गोरिथम से b इज इक्वल टू a के, यहाँ k हो गया, एंड यहाँ पे b इज इक्वल टू c के, लिख सकते हैं। यहां दे दीजिए k1, यहां दे दीजिए k2, ऐसा काम कर लिए हम लोग, ठीक है। a डिवाइड्स b, उसके बाद b डिवाइड्स c, ओ सॉरी ये मिट जाता है, डिवाइड्स c, और यहां पे हो गया b डिवाइड्स c, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 2 से दोनों मिला के हम क्या लिख सकते हैं, a k1 इज इक्वल टू c k2, ठीक है, c k2। तो अब हम लोग को क्या दिखाना है, a डिवाइड c, a डिवाइड c दिखाना है, तो हमको क्या दिखाना है, c को पूरी पूरी ये काटते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ये तो नंबर है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही कट वट के, इसको मान लेते हैं m। दिस इंप्लाइज a डिवाइड्स c, तो देयरफॉर a कोमा c बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर हमारा आ गया कि a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज a कोमा c बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r जो है वो ट्रांजिटिव है। तो इस तरह आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपको कोई डिवाइड्स x डिवाइड्स y दिया हुआ है तो सबसे पहले x डिवाइड्स y का मतलब हुआ x डिवाइड्स y, x को पूरी पूरी y डिवाइड कर रहा है। तो हम दो ऑर्डर, हम पहले a b c एक 3 आर्बिट्रेरी नंबर लिए a b c, और a डिवाइड्स b, क्योंकि a कोमा b ऑर्डर पेयर उसमें होगा, b कोमा c ऑर्डर पेयर उसमें होगा, तो वो कंडीशन को पहले हम लिख लिए। तो इसका कंडीशन को, ये डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, a डिवाइड्स b, तो a डिवाइड्स b का मतलब a पूरी पूरी उसको काट देगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a k1, b डिवाइड c, तो सॉरी यहाँ पे वही हम बोले कैसे हो रहा है, यहाँ से सॉरी यहाँ से कंडीशन थोड़ा, तो अगर b डिवाइड c है तो b को पूरी पूरी c काटेगा, और जब ये पूरी पूरी c काटेगा तो यहाँ पे कोई k आएगा, तो यहाँ लिखना चाहिए c इज इक्वल टू बी के। ये हो गया इक्वेशन 2 1, वही हम बोले ये कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे लिखना पड़ेगा ना, फ्रॉम इक्वेशन 2
C इज इक्वल टू बी के वन, और C इज इक्वल टू बी के जगह क्या लिखेंगे, ए के वन इंटू के टू, इसको 2 मान लेते हैं, तो इसको 2 मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका K2, ये हो गया K1 K2, और कोई एक इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके m बोल देते हैं, m इज इक्वल टू K1 K2 से। तो ये क्या हो गया, C डिवाइड्स, ये हो गया A डिवाइड्स C, और A डिवाइड्स C हो गया, तो देयरफॉर A, C belongs to R, therefore A, B and B, C implies A, C belongs to R, therefore R is transitive। देखिए आपको प्रूव करना है ट्रांजिटिव को, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ था, तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 2 वेयर क्या लिखना चाहिए हम लोग को, K1 and K2 are आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए A डिवाइड्स B था, तो B को ना A डिवाइड्स कर रहा है, तो B इक्वल टू ना लिखोगे, यहाँ पे B इक्वल टू A K1, और B डिवाइड C, तो क्या लिखोगे, C इज इक्वल टू B K2 बाय डिवीजन एल्गोरिथम। ये नहीं लिखना पड़ेगा, वो उल्टा लिख दिए थे, ठीक है। फिर बात की कहानी तो वही है, फिर उसको वहां पे चिपका दिए, फिर वहां पे आ गया, ठीक। तो अगला, उसके बाद ट्रांजिटिव हो गया। अब हम लोग का क्या आएगा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा रिलेशन है, लेट ए बी एनी सेट, कोई भी अगर सेट है ए, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर जो है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है, आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे आर को, कब बोलेंगे आर को इक्विवेलेंस रिलेशन, इफ पहला आर इज रिफ्लेक्सिव, दूसरा आर इज सिमेट्रिक, तीसरा आर इज ट्रांजिटिव। यानी तीनों कंडीशन होना चाहिए, यानी आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का डेफिनेशन फुलफिल होना चाहिए, आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का डेफिनेशन फुलफिल होना चाहिए। यानी तीनों आपका अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है उस रिलेशन को, तो हम लोग उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट इज पहला रिफ्लेक्सिव का कंडीशन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। दूसरा का डेफिनेशन क्या बोलता है, whenever a comma b belongs to r implies b comma a belongs to r। उसके बाद तीसरा का क्या होता है, whenever a comma b b comma c belongs to r implies a comma c belongs to r। ठीक है, जैसे एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3, तो a इक्वल टू 1 2 3, तो पहला r1 हम ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ये बताइए है कि नहीं, और r2 ले लेते हैं एम्प्टी सेट, ये बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि हम पिछले पढ़ के आ रहे हैं, देख के आ रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट को सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सेट कैसा है। सेट है आपका नॉन एम्प्टी, और आपका रिलेशन बनाया है एम्प्टी सेट, तो बताइए होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा, बहुत बारी चर्चा कर चुके हैं। सिमेट्रिक होगा,
उसके बाद ए इज नॉन एम्प्टी दिया हुआ है, उसके बाद ट्रांजिटिव भी होगा, बट एक कंडीशन हमारा नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो एक कंडीशन भी नहीं हुआ तो देयरफॉर R2 इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर एक भी नहीं होगा, होना है तो तीनों को होना होगा, अगर एक भी नहीं हुआ तो हमारा कंडीशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि तीनों कंडीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीनों कंडीशन इन द सेंस हम लोग को रिफ्लेक्सिव हो रहा है कि नहीं, सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं, ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं, तीनों चेक करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। ए नेचुरल नंबर का सेट है, आर सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन है, उसके बाद एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इवन। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इवन। तो इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर चुके हैं पिछले क्लास में, सिमेट्रिक चेक कर चुके हैं पिछले क्लास में, और हमको क्या करना होगा, ट्रांजिटिव चेक करना होगा। तो चलिए फिर से यहाँ कर देते हैं। अगर तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई एक फेल कर गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो हमको पता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a which is even, so therefore this implies a comma a belongs to R, therefore R is reflexive, R reflexive हो गया। ठीक है, R reflexive हो गया। उसके बाद whenever if a comma b belongs to R, this implies a plus b is even। ये नहीं होगा, कंडीशन सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं, तो देयरफॉर इसको कॉम्पिटिटिव होता है ये, तो b प्लस a इज इवन, तो देयरफॉर b कोमा a बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे। अब हमारा ट्रांजिटिव चेक करना, ट्रांजिटिव, तो यहां से पहले रिफ्लेक्सिव चेक किए, फिर सिमेट्रिक चेक किए, हो गया। अब हम लोग का ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए पहले दो ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा। तो a कोमा b बिलोंग्स टू R एंड b कोमा c बिलोंग्स टू R, a b c बिलोंग्स टू a। तो a कोमा b का मतलब क्या हुआ, a प्लस b इज इवन, इसका तो ये कंडीशन हुआ, एंड b प्लस सी इज इवन। जैसे ही हम लोग उसका ऑर्डर पेयर लिखे तो पहले रिलेशन में जाएंगे, रिलेशन का क्या प्रॉपर्टीज वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि दोनों का ऑर्डर पेयर का प्लस जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। तो हम a प्लस बी इवन कर दिए, b प्लस सी भी इवन कर दिया। दिस इंप्लाइज, अब ये इंप्लाई क्या करेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2m ले लेते हैं, k1 k2 से अच्छा है 2m ले लेते हैं, और b प्लस सी इज इक्वल टू इवन होगा तो 2n ले लेते हैं। कोई दिक्कत, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, वेयर m एंड n आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो लिख लीजिएगा। तो एडिंग 1 एंड 2, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2m प्लस 2n, तो a प्लस 2b इज प्लस c इज इक्वल टू 2m प्लस 2n, तो a प्लस c इज इक्वल टू 2m प्लस 2n माइनस 2b, तो a प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, m प्लस c माइनस b, तो इसको एक नया क्वांटिटी मान लो k से, k इज इक्वल टू m प्लस n माइनस b, तो ये भी तो 2 के मल्टीपल में हो गया। दिस इंप्लाइज a कोमा c बिलोंग्स टू r, r में बिलोंग कर गया, तो हम लोग का कंडीशन तो हो गया फुलफिल। देयरफॉर a कोमा b बिलोंग्स टू r,
P, C belongs to R implies A, C belongs to R. Therefore, R is transitive. R कैसा है? ट्रांजिटिव. तो R ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, R ट्रांजिटिव हो गया, R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R सिमेट्रिक भी हो गया. तो देयरफॉर R कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या किए, पहले दो ऑर्डर पेयर लिए, उसके बाद फुल हम लोग डेफिनेशन को उसकी प्रॉपर्टीज में गए. यहाँ देखिए a प्लस बी इवन है तो 2 के मल्टीपल में होगा ना इवन, तो 2m लिख दिए. b प्लस सी को इवन बोले तो उसका भी 2 का मल्टीपल में लिख दिए, b प्लस सी इज इक्वल टू n, दोनों को ऐड कर दिए. और a प्लस सी को हमको इवन दिखाना था तो उसको उधर भेज कर इवन दिखा दिया. ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये नहीं होता तो हमें काउंटर देना पड़ता, एक काउंटर आपको खोजना पड़ता. अगर नहीं है, जैसे एचसीएफ वाला में काउंटर खोजे थे. ठीक है, उसके बाद चलिए एक HW इसी पे क्वेश्चन पे AN है, तो अगले क्लास में हम लोग चलेंगे. ठीक है, और एग्जांपल हम लोग अगले क्लास में करेंगे. A इज इक्वल टू N और एक रिलेशन है R सबसेट है N क्रॉस N का, और रिलेशन है XY का ऑर्डर पे सच दैट X माइनस Y इज इवन. हम प्लस में किए, आप X माइनस Y में कीजिए, इज इवन. तो जीरो कैसा होता है? जीरो क्या है? जीरो इज इवन नंबर. आपको रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों को सेम लोगे, x फॉर ऑल a, a माइनस a क्या होगा? जीरो आएगा. जीरो इज ऑलवेज ए इवन नंबर. तो पहला रिफ्लेक्सिव हो गया. उसके बाद आप इसको यहाँ क्या करो, इंटीजर ले लो, क्योंकि आप जब कॉम्बिनेटिव प्रूफ करोगे, सॉरी सिमेट्रिक प्रूफ करोगे, तो x माइनस y लिखोगे इज इवन, उसको पलटोगे, y कॉमन माइनस कॉमन लेके y माइनस x करोगे, तो उसमें आपका इंटीजर काम दे देगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन. उसके बाद और भी 2-3 क्वेश्चन है, हम लोग अगले क्लास में हम पहले से लिख के रखेंगे क्वेश्चन. एक ये वाला क्वेश्चन, जेड ही है, R इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड है. उसके बाद जेड क्रॉस जेड ही है और रिलेशन है x को ये that is x minus y is multiple of, सबसे फेमस मल्टीपल ऑफ 4. कोई भी मल्टीपल देता है, 4 देता है, 7 देता है, 3 देता है. आप ये कोशिश करना अपने से करने का, नहीं तो अगले क्लास में हम करेंगे. ठीक है, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे. नोट में एक चीज लिख लेना, नोट में इंटरसेक्शन और यूनियन वाला, ये आप दोनों का, ये दोनों HW है, नहीं तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, इफ A is non-empty set, R1 and R2 are two relation on R2 non-empty relation on set A, then पहला R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो, एक सेकेंड, आर नॉन एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट A, और एक कंडीशन जोड़ देते हैं, एंड R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन. पहले से है इक्विवेलेंस रिलेशन. अब लिखिए देन, तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर R1 और R2 नॉन एम्प्टी रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द सेट ए नॉन एम्प्टी सेट, तो R1 एंड R2 का इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. यानी उसका R1 आपका अगर रिफ्लेक्सिव है, R2 भी रिफ्लेक्सिव है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी रिफ्लेक्सिव होगा. R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन तो सिमेट्रिक तो होगा ही, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक होगा, दोनों का इंटरसेक्शन भी ट्रांजिटिव भी होगा. मगर दूसरा R1 यूनियन R2 नीड नॉट, मे और
मे नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। यूनियन में ये जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो यूनियन में आपका जो होगा वो ट्रांजिटिव फेल कर जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, मगर ट्रांजिटिव फेल कर जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, जैसे एग्जांपल 1 2 3 और R1 जो है वो आपका मान लेते हैं 1 1 2 2 3 3, इक्विवेलेंस रिलेशन तो करना ही है ना हमको, 2 1, ठीक है, 2 1। R2 जो है वो 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। R1 यूनियन R2 में सारे एलिमेंट आएंगे, 1 2 2 1 1 3 3 1। अब ये चेक करना है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। देखिए तो आपका ये अब हमको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो 1 2 एक ले लीजिए, 1 2 ये 2 1 एंड 1 3 belongs to R है, but which implies 2 3 R1 union R2 doesn't belongs to R1 union R2, therefore R1 union R2 is not transitive। देखिए ट्रांजिटिव नहीं है, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो R1 union R2 is not equivalence relation। तो मगर R1 और R1 यूनियन R2 देखो इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है। R1 यूनियन R2 इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं होता, रिफ्लेक्सिव में यूनियन में किसी को दिक्कत नहीं होता। किस में दिक्कत होता है? ट्रांजिटिव में होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव में होता है। चलिए तो हम लोग सीख गए, क्या सीखे कि R1 और R2 अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपका नॉन एम्प्टी रिलेशन है ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, तो इंटरसेक्शन ऑफ R1 एंड R2 आर आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। R1 यूनियन R2 में और मे नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, हो भी सकता है नहीं भी सकता, नीड नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसमें कौन फेल करता है? उसमें फेल करता है आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एक फेल करता है। इसमें कॉन्ट्रा एग्जांपल आपको हम दे दिए, ठीक है। अगला कुछ काउंटिंग कर लेते हैं, काउंटिंग ऑफ रिलेशन। तो ये लास्ट रह जाएगा, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ एग्जांपल्स, जो कि 10 एग्जांपल चलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने का। उसका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है, आपका रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो काउंटिंग देख लीजिए, देखते हैं A इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। तो A क्रॉस A क्या होगा? A1 A2 A1 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 A2, इस तरह करके चलेगा कहां तक? AN तक, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ A क्या है? N। कार्डिनलिटी ऑफ N क्रॉस A क्या है? N स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं? फ्रॉम ऑन A 2 पे पावर N स्क्वायर, ये होता है रिलेशन। हम लोग पहला क्लास में देखे थे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होता है? 2 पे पावर N स्क्वायर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A इज 1, ऑलवेज यूनिक। एक ही ना होगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में तो ओनली है यूज किया हुआ। तो 1 1 का सबका अपना अपना, हर एक एलिमेंट इटसेल्फ का एक पेयर तो आना ही चाहिए, ऑर्डर पेयर आना चाहिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? हमेशा एक होगा। अगला देखिए, अगला इधर से देखता है, ठीक है।
देखिए एक ये बनाते हैं, इसमें A11, इसमें ऐसे है A22, A33, ठीक है, डॉट 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 AN, ऐसा ऑर्डर पे है जो कि सेम वाला A11, A22, A33 और AN है। यहाँ पे लिख देते हैं A12, इसका उल्टा जस्ट A21, उसी तरह A13, उसका जस्ट उल्टा A31, इस तरह जाके AN, AN -1, AN -1, AN, इस तरह का टोटल तो n स्क्वायर है, तो इसमें कितने बॉक्सेस होंगे, n बॉक्सेस, ठीक है। इसमें n स्क्वायर टोटल बॉक्सेस था, क्योंकि ऑर्डर ए क्रॉस ए का ऑर्डर जितने भी एलिमेंट थे उसको हम बॉक्सेस में लिखे, ठीक है। तो उस बॉक्सेस को अगर लिखें तो इसमें क्या होगा, n स्क्वायर माइनस n, और क्योंकि हम इसको बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, तो ये कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस n बाय 2 बॉक्सेस, ठीक है। तो पहला, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, n बॉक्सेस ये है ना, 1 2 3 करके n बॉक्सेस हुआ, तो टोटल था आपका n स्क्वायर बॉक्सेस माइनस n, और क्योंकि इसको डिवाइड कर दिए दो में तो बाय 2, ठीक है, ऐसे लिए। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव में, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव में क्या है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इस पे तो एक ही कंडीशन है ना, इसको तो आना ही होगा, A11 का ऑर्डर पेयर आना होगा, A22 को ऑर्डर पेयर आना पड़ेगा, ये सबको तो आना ही पड़ेगा, तो इसके पास चॉइसेस नहीं है, एक ही चॉइस है। तो कितने चॉइस है इसके पास, एक ही चॉइस है, ठीक है। इसके पास कितने चॉइस है, ये आए या ना आए, ये आए या ना आए, यानी इसके पास 4 चॉइस है, या तो आए या तो ना आए, दो चॉइस, आए या ना आए, दो चॉइस, तो ये कितने हो गए, 4 चॉइस। तो ये कितना टाइम्स, n टाइम्स, और ये कितना टाइम्स, n स्क्वायर माइनस n बाय 2 टाइम्स, ठीक है। तो देयरफॉर 1 पे पावर n इक्वल टू 4 पे पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, तो ये तो 1 ही हो गया, और 2 पे पावर 2 कर देते हैं, और ये n स्क्वायर माइनस n बाय 2, तो 2 2 कट गया, तो 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन A इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पे पावर n माइनस 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लास्ट, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक के पास, सिमेट्रिक का में इसके पास चॉइस है, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, A11 रहे या A11 ना रहे, दो चॉइस है इसके पास, मगर इसके पास तो चॉइस है ही नहीं, इसके पास चॉइस एक ही है, अगर ये आएगा तो इसको आना ही होगा, अगर A11 आएगा तो A21 को तो अपने साथ लाएगा ही लाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, उसको तो लाना ही होगा, तो A11 जब भी आएगा तो A21 तो आएगा ही आएगा, तो इसके पास ये आए या ना आए दो चॉइस, मगर इसको तो जब भी ये आएगा तो उसके साथ ये तो आएगा ही, तो आपका इधर कितने चॉइस हो गए, इधर दो चॉइस और इधर भी कितने हो गए, दो चॉइस, तो हमारा सिमेट्रिक कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कहां तक, n टाइम्स इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कहां तक, n स्क्वायर माइनस n बाय 2 टाइम्स, तो कितना हो गया, 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n, तो कितना हो गया 2 पे पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन
a इज इक्वल टू 2 पे पावर कितना होगा n स्क्वायर प्लस n बाय 2, इसको कोई कोई ऐसे भी लिखता है n प्लस 1 बाय 2, दैट इज 2 पे पावर समेशन n। अब कोई भी ले लो, यही ले लो, यही याद रखो, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा 2 पे पावर समेशन n या 2 पे पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2। ट्रांजिटिव का कोई फॉर्मूला नहीं, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर काउंटिंग ऑफ ट्रांजिटिव, ठीक है। कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है ट्रांजिटिव के, मगर कुछ हम 2-3 सेट याद रखते हैं, जैसे अगर एक नॉन एम्प्टी सेट हो तो एक ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा, उस तरह करके कुछ 2-3 वो याद रखते हैं, उससे ज्यादा याद नहीं रखते हैं, वो लिख देंगे हम अगले क्लास में। तो इस तरह हम लोग आज के क्लास में क्या क्या सीखे, आज के क्लास में हम लोग ट्रांजिटिव सीखे, इक्विवेलेंस रिलेशन सीखे और काउंटिंग सीखे। काउंटिंग में हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन तो एक ही होगा, सिमेट्रिक का फॉर्मूला जनरेट कर लिए, सिमेट्रिक का फॉर्मूला यहाँ जनरेट कर लिए। उसके बाद रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला जनरेट कर लिए, रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला क्या होगा 2 p पावर n स्क्वायर माइनस n, और n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए में कितने सेट के एलिमेंट है वो पहले ही लिखे ना, ठीक है, पहले लिखे n क्या है कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो ये जो होता है ना, इसको कोई थॉर हैमर रूल से हम लोग निकाल रहे हैं, कहते हैं थॉर की तरह है ना, थॉर का हैमर की तरह, थॉर हैमर रूल, ठीक। तो इस तरह काउंटिंग आपका रिफ्लेक्सिव का हो गया। सिमेट्रिक का देख लो, सिमेट्रिक का में फिर से हम बता देते हैं, सिमेट्रिक का काउंटिंग में इसके पास चॉइस है ये आए या ना आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। A11 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर A12 के पास चॉइस है कि वो आए या ना आए, मगर जब भी वो आएगा A21 को साथ में लेके आएगा ही आएगा। तो इसके पास चॉइस है, इसके पास कोई चॉइस नहीं है, तो इसके पास दो चॉइस है, आए या ना आए, तो दो चॉइस, इसके पास भी दो चॉइस, मगर इसके पास कोई चॉइस ही नहीं, जब भी A12 आएगा तो A21 को आना ही होगा, वो सिमेट्रिक के डेफिनेशन में कहता है। और हम काउंटिंग कर रहे हैं सिमेट्रिक का, इसलिए वहां पे हम क्या लिखे 2 2 2 2, इधर भी 2 2 2 2। उसके बाद आगे का कैलकुलेशन। उसके बाद रिफ्लेक्सिव में इसके पास कोई चॉइस नहीं, रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन कहता है कि वो सेल्फ वाला ऑर्डर्ड पेयर आना ही चाहिए, तो उसके पास वन चॉइस। इधर तो रिफ्लेक्सिव का कोई चॉइस ही नहीं, ये आए या ना आए, ये आए या ना आए, तो ये 4 चॉइस है, तो 4 चॉइस इसका, 4 चॉइस इसका, 4 चॉइस इसका, तो ये हो गया 4 × 4 × 4, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या सीखा, रिविजिट। आज के में हम लोग सीखा पहला तो ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर काउंटिंग ऑफ रिलेशन, काउंटिंग ऑफ रिलेशन का काउंटिंग के बारे में हम लोग ने जाना, ठीक है। उसके फॉर्मूला को जनरेट किया, फॉर्मूला याद रखना, मैंने बता दिया फॉर्मूला आता कैसे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग ने बात की। अगले क्लास में जो होगा रिलेशन का लास्ट क्लास होगा, जिसमें से जो 2 होमवर्क दिए हैं वो डील करेंगे और एग्जाम्पल्स ही चलेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्लास में थ्योरी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपके 12th लेवल का थ्योरी टोटल कंप्लीट हो गया है। आगे की कहानी आपको नहीं पढ़ना है, जैसे इक्विवेलेंस क्लासेस हो गया, टाइप ऑफ रिलेशन में एसिमेट्रिक आता है, एंटी सिमेट्रिक आता है, इररिफ्लेक्सिव आता है, उसके बारे में आपको नहीं जानना। वो अगर आप मैथ की दुनिया में आगे रहे तो वहां आप लोग वहां सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे नहीं जाना है, हम लोग को एग्जाम्पल्स हम लोग अगले क्लास में चलेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन के एग्जाम्पल कम से कम 10 एग्जाम्पल्स में काम करेंगे, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आए हैं रिलेशन से, उस पर काम करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी के जितना भी क्वेश्चन है उसको बारे में एक बार रिविजिट कर लेंगे, एनसीईआरटी, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग रिविजिट कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो हो गया रिलेशन का पूरा थ्योरी आपका आज का कंप्लीट हो गया। आप इस लेक्चर को फिर से देखिए, और जहां भी डाउट होगा उसको फिर से पूछिए, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।